हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग को। क्या होती है अफोर्डेबल हाउसिंग, कौन अप्लाई कर सकता है, कितना अप्रिसिएशन होता है एंड ऑल दैट। और अफोर्डेबल हाउसिंग को डिस्कस करने के लिए आज हम बात करेंगे निर्देश मान से, जो कि हैं अफोर्डेबल के एक्सपर्ट। हाय निर्देश, कैसे हैं? हेलो मैडम, आप बताओ आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो वेलकम, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर ना बहुत सारे लोगों का ना माइंड क्लियर नहीं है। कौन कर सकता है, क्या अप्रिसिएशन है, क्या पेमेंट प्लान है, बैंक लोन होता है कि नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें। एंड स्पेशली आजकल अफोर्डेबल में ना कुछ मतलब कह सकते हैं कि मिसकंसेप्शन भी बहुत है। एग्जैक्टली तो आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे हमारी ऑडियंस के सारे डाउट्स क्लियर करने की। बिल्कुल मैडम, आज मैं आपके जो भी क्वेश्चन होंगे प्रॉपरली क्लियर करने वाला हूँ, सो दैट आपकी ऑडियंस भी और जो मुझे देखते हैं बेसिकली उनको भी पता चले कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है एक्चुअल में अफोर्डेबल हाउसिंग के रिगार्डिंग। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैंने आपका इंस्टाग्राम चैनल देखा था एंड यू आर डूइंग रियली सुपर्ब एज फार एज अफोर्डेबल हाउसिंग इज कंसर्न। जब भी मुझे देखना होता है ना कि कौन सा अफोर्डेबल आ रहा है, मैं आपका पेज खोल के देखती हूँ। मैडम ये बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई तो अप्रिशिएट कर रहा है। कोई तो नहीं भाई, आप अपनी जो आप कर रहे हो ना, बहुत माहिर हो आप उस चीज़ में। अच्छा, अभी सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा मेरा निर्देश कि अफोर्डेबल हाउसिंग आखिर क्या है और कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए? मैडम, अफोर्डेबल हाउसिंग कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, बेसिकली ये एक पॉलिसी है जिसके अंडर जो प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की DDJY की पॉलिसी है, सेम एज इट इज ही अफोर्डेबल हाउसिंग एक पॉलिसी है जिसको 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था कि जी जिनके पास घर नहीं है वो अफोर्ड कर पाए एक गवर्नमेंट रेट के ऊपर, सर्कल रेट के ऊपर। अच्छा। तो उस टाइम पे प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया गया था। एलिजिबल वो लोग हैं जो जिनके पास कोई भी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में या फिर गवर्नमेंट की कोई भी सब्सिडाइज स्कीम के अंदर उन्होंने कोई अलॉटमेंट नहीं ले रखी हो, चाहे प्लॉट्स हैं, चाहे फॉर एग्जांपल जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी एक हो गया, इसके अलावा इडा के प्लॉट्स निकलते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो DDA के फ्लैट निकलते हैं, HIG LIG वाले जो MIG वाले जो फ्लैट। अच्छा। उस टाइप की जो भी पॉलिसीज हैं जिन्होंने भी इसमें अगर ले रखा है पहले से, तो वो एलिजिबल नहीं है। और वो एलिजिबल मतलब हम एलिजिबल नहीं है बोल नहीं सकते। रीज़न इज़ कि आपको फोर्थ प्रेफरेंस में डाल दिया जाता है, क्योंकि इसमें प्रेफरेंसेज होती हैं अलग अलग। तो थर्ड प्रेफरेंस में जनरल कैटेगरी के सब लोग आते हैं जिनके पास नहीं है, और फोर्थ प्रेफरेंस में वो लोग आते हैं जिनके पास है लेकिन फिर भी वो इंटरेस्टेड हैं कि भाई मुझे मिले। तो वो फिर जब अगर आपके थर्ड प्रेफरेंस में किसी के अगर बच गया प्रोडक्ट, तो फिर वो फोर्थ प्रेफरेंस को दी जाती है कि भाई प्रेफरेंस आप अब जो है ले सकते हो। तो अगेन आपको भी पता है, मुझे भी पता है अफोर्डेबल की क्या डिमांड है, तो फोर्थ प्रेफरेंस तक पहुंचती नहीं है। तो मेरी रिकमेंडेशन बेसिकली यही रहती है कि अगर आपके पास है तो मत करो अप्लाई। रीजन इज कि आपने जो अमाउंट दिया वो स्टक ही हुआ है, आपको मिलेगा कुछ नहीं। तो ये वाली चीज है। अच्छा, एक और बात, वैसे तो हमें पता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग का बजट कितना होता है, बट स्टिल आप बता दीजिए कि किस बजट में हमें अफोर्डेबल हाउसिंग मिल जाती है। बेसिकली अगर इन टर्म्स ऑफ प्राइस बताऊं तो 30 और 33 लाख रुपए। ठीक है। और अगर हम सर्कल रेट का डिस्कशन करें तो 5500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट कारपेट और आपका 1200 पर स्क्वायर फीट बालकनी एरिया। लेकिन ये भी अलग अलग जगह के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल सोना के लिए अलग है, गुड़गांव के लिए अलग है। जो मैंने अभी रेट बताया वो गुड़गांव का था। तो गुड़गांव के लिए अलग है। तो ये सर्कल रेट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अभी गवर्नमेंट जो है अमेंडमेंट कर रही है इस प्राइस में भी, शायद अगली बार हमारा डिस्कशन हो रहा हो तो मे भी शायद रेट चेंज हो मिले। अरे यार, अब इनको नॉन अफोर्डेबल मत बनाओ। एनीवेज, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज निर्देश भाई कि अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोसीजर क्या होता है? मतलब जो इंसान, जो इन्वेस्टर या जो एंड यूज़र पहली बार अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए फॉर्म भरना चाहता है तो क्या प्रोसेस रहेगा? इसके लिए मैडम प्रोसेस बहुत ही सिंपल है अगर थोड़ा सा नॉलेज रखते हो, और अगर नॉलेज नहीं रखते हो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें आपने जो अमाउंट दिया हो सकता है वो भी उसके लिए भी आपको बहुत बार चक्कर काटना पड़ जाता है। हाँ, ठीक है, ये तो भी हो रहा है। हाँ, फॉरेस्ट में आपने देखा होगा। तो इसमें क्या सिस्टम होता है कि आपको जो है जैसे कि TCP डिपार्टमेंट की एक साइट होती है, TCP haryana.gov.in करके लिंक है उसका। तो उसके ऊपर आपको जाके अकाउंट क्रिएट करना होता है, रजिस्ट्रेशन आपका होता है पहले। फिर उसके बाद आपका जब भी फॉर्म ओपन होंगे तो उसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको लॉगिन करना है अपना अकाउंट, और उसके अंदर आपको अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके आधार, पैन, पासपोर्ट साइज, पूरा KYC लगा, KYC डॉक्स जो है वो आपके लगते हैं और फिर आपके जो है अप्लाई हो जाते हैं। अगर आप सही से करते हो तो आपका यस अप्लाई हो जाएगा। अगर नहीं करते हो तो उस केस में हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए,
अच्छा। ड्यू टू एरर्स जो है बेसिकली जो देखा जाता है, और रिफंड अटक जाए, ये मेन मेजर इश्यूज देखने को मिलते हैं। निर्देश भाई, अगर इन चीज़ों से बचना है तो एक जैसे कि जनरली एक फीस होती है, एक सर्विस चार्जेस भी होते हैं। अगर कोई करना ही चाहता है और सही तरीके से भरना चाहता है तो वो सर्विस फीस भी पे करके अपना सही से फॉर्म भरा सकता है। बिल्कुल मैडम, वो अब देखो हम लोग क्या है कि पहले हमें बिल्डर एंड से सपोर्ट मिलते थे, रीजन इज कि कोई अवेयर नहीं था। हाँ। आज की डेट में अवेयर भी है, ट्रांसपेरेंट हो गया सिस्टम, ऑनलाइन हो गया है, तो आज की डेट में वो चीज़ बिल्डर को ये समझ में आता है, आपको और हमको पता है, बिल्डर का जब माल बिक रहा होता है तो वो बोलता है कि भाई मैं अगर किसी को पे ही क्यों करना है जब मेरा माल अगर बिना किसी को, तो उस केस में आज की डेट में वो जो चार्जेस थे वो खत्म कर दिए, जो सपोर्ट मिलता था बिल्डर से। तो अब हम लोग जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, 100% जिम्मेदारी लेते हैं। बेसिकली मैं मेरी बता रहा हूँ, बाकी तो अब क्या चल रहा है मार्केट में मैं नहीं निर्देश भाई, देखो कहीं ना कहीं जेन्युइन भी है। अगर हमें फॉर एग्जांपल इसमें कोई ब्रोकरेज तो होती है नहीं, यस बिल्कुल राइट ना, इसमें कोई ब्रोकरेज नहीं होती है, तो अगर आप सर्विस चार्ज कर रहे हो तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई बुराई नहीं है। और अगर आप एक सही सर्विस चाहते हो तो ये फीस पे करने में भी कोई बुराई। कितना चार्जेस होते हैं जनरली इसके? मैम बेसिकली अगर मैं डिस्काउंट रेट की बात करूं, जो भी इनिशियली मेरे साथ वर्किंग करते हैं तो उनसे तो मैं बहुत ही मिनिमम लाइक 2000 ही पे चार्ज करवाता हूं। लेकिन नहीं भाई फिर ज्यादा बढ़ा लो मतलब 30 लाख का घर दे रहे हो, मैं तो कहती हूँ और बढ़ाओ 1% तो लो तो ये वाली चीज़ होती है। अगेन ये हम बढ़ाते क्यों नहीं है, उसका भी रीज़न है, क्योंकि जो भी हमारा इसमें फैमिलीज आती है वो मिडिल क्लास है, मुझे ये समझ में आता है। तो मुझे ये समझ में आता है कि उनको बेस्ट सर्विस भी मिल जाए और उनकी पॉकेट पे भी वो ना हो, असर ना हो। क्या होता है आप इसमें फॉर्म डाल रहे हो बट निकलेगा नहीं निकलेगा, इट्स अ बिग टास्क। बिल्कुल वो तो इसीलिए उस चीज़ों को देखते हुए मैं चीज़ें कंसिडर करता हूँ कि जो अगर इनिशियल लेवल पे कोई मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है तो उसको मैं एक डिस्काउंट रेट देता हूँ कि भाई तुम आप इस पे कर लो। फिर उसके बाद जो नॉर्मल सर्विस चार्जेज है वो मैं 5000 चार्ज करता हूँ कि भाई उसके बाद में जब ये नहीं भाई डिजर्व भी करते हो, मेहनत लगती है हर चीज में। अच्छा निर्देश भाई, जो अफोर्डेबल हाउसिंग होती है वो जनरली कितना सेफ है लॉन्ग टर्म में? मैडम अगर सेफ्टी की बात करें तो इससे सेफ तो कोई भी चीज़ नहीं है, आपके लग्जरी प्रोडक्ट्स भी नहीं है। रीजन इज कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की इनिशियल लेवल पे भी सिक्योरिटी है। पहले क्या होता था, पहले की बताता हूँ, पहले ड्रम सिस्टम होता था, पैसा जाता था बिल्डर्स पे। अच्छा। तब जो है आपकी अमाउंट चली गई तो 1 साल लगता था आपका रिफंड आने में, मतलब बिल्डर चेक देता था फिर रिफंड आता था। लेकिन गवर्नमेंट ने ये चीज़ रिजोल्व करके ये सिस्टम ख़त्म करके अब सारा ऑनलाइन कर दिया, तो विद इन 30 डेज आफ्टर ड्रॉ आपके अकाउंट में आपका पैसा आ जाता है, अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं की है तो। ओके ठीक है, तो आपका ये चीज़ है, इनिशियल लेवल पे ये सिक्योरिटी मिल गई। आफ्टर दैट आपको मिलता है CLP पेमेंट प्लान। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे केसेस हुए हैं, आपको भी पता है मुझे भी पता है, जिसकी वजह से लोगों के पैसे स्टक हो गए। तो आज CLP पेमेंट प्लान की वजह से बिल्डर काम करेगा तो ही उसको पैसा देना है। ओके। मतलब एक लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन पहुंचेगी, पेमेंट डिसबर्स होगी एंड देन आपको आगे प्रोसीड करना है। ये वाली चीज़ है, तो इसीलिए सेफ एंड साउंड है। बैंक भी लोन करता है खुशी खुशी। और आजकल तो देखा जाए तो अफोर्डेबल तो 1-1 करोड़ तक पहुंच गए हैं। मैडम आज की डेट में जो रीसेल वैल्यू है आप उठा के देखो, लाइक 75 लाख के समथिंग नॉर्मल चली गई है जो रेडी टू मूव है, और अंडर कंस्ट्रक्शन उससे भी आगे है। हाँ। लाइक 80 लास्ट अभी एक प्रोडक्ट आया था 103 के अंदर मेरे पास 88 लाख की डिमांड है। वाओ। तो आप एक टाइम के बाद 30-32 लाख रुपए लगा के और आप इतना कमा रहे हो, इससे बढ़िया और क्या रिटर्न होगा? सबसे बड़ी बात आपके FD से भी ज्यादा सिक्योर है ये चीज। अच्छा निर्देश भाई, अभी क्या है ना कि पहले तो अफोर्डेबल्स बहुत आ जाते थे, अभी आजकल अफोर्डेबल्स कम आ रहे हैं, तो उसका क्या रीजन है? सिंपल रीजन है, लैंड कॉस्ट बहुत हाई हो गई है। हाँ ये तो है। 40 कंस्ट्रक्शन वैल्यू भी आई मीन जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा लग रही है। कॉस्ट बढ़ गई है, 40 करोड़ पर एकड़ के समथिंग एक कैलकुलेशन आती है। नॉर्मल एक बहुत ही रफ मिनिमम अमाउंट लेके चल रहा हूँ, उससे बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस भी हमें रोज न्यूज़ में सुनने को मिलती हैं कि इतने नंबर ऑफ करोड़ के आज ये लैंड पार्सल एक्वायर हुआ है। बिल्कुल, वो एक सबसे मेन रीज़न है। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, आज पर्सन तो दे रहा है, उसकी तो रेट फिक्स हो गया कि यही पे करना है, लेकिन 5 साल में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मतलब बढ़ेगी, चाहे वो आपकी सीरिया की कॉस्ट है, चाहे सीमेंट की कॉस्ट है, चाहे लेबर चार्जेस है,
वो भी बढ़ेगा। वो कैसे होगा? अच्छा एक बात बताओ, इसी बीच में एक वॉल डेवलपर का अफोर्डेबल आ रहा था सेक्टर 92 में, जो कि लोकेशन भी बहुत बढ़िया थी, बिल्डर को इवन सब लोग वेट कर रहे थे, इवन मैं पर्सनली भी वेट कर रही थी, लेकिन आपने अभी फॉर्म नहीं डाला? नहीं, मेरी आपसे बातचीत हो गई थी। एनीवेज, तो अभी बोल रहे हैं कि ये डाइसी है, कोई कह रहा है कि आएगा, कोई कह रहा है कि जी नहीं आएगा, कोई कह रहा है इसके लिए इसके बिहाफ में सीनियर लिविंग लेकर आ रहे हैं, तो उसका क्या है? आई मीन आप क्लियर कीजिए प्लीज। क्लियर मैडम, अभी मेरे पास जस्ट यहाँ पे आने से पहले ही मेरे पास कॉल आया था कि LOI जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आज या फिर 2 दिन मैक्स टू मैक्स LOI आ चुका मतलब है। आएगा, मतलब लेटर ऑफ इंटेंट नहीं आएगा। अच्छा सॉरी, लेटर ऑफ इंटेंट होता है जिसमें बिल्डर गवर्नमेंट को इंटीमेट करता है कि जी मेरे को जो लाइसेंस है ये मैं कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ, और सामने से अप्रूवल मिलता है। तो LOI जो है 7 दिन पहले इन्होंने लगाया था, अब जो है 2 दिन में शायद ये वीडियो आपकी लाइव होगी, तब तक LOI आ चुका होगा। कल ही हो जाएगी। हाँ, तो फिर हम फास्ट एंड फॉरवर्ड काम करते हैं, हम नहीं छोड़ते ज्यादा लंबा। 1-2 दिन में शायद आपका जो है LOI अपने पास LOI लेटर आ जाएगा। अच्छा। फिर उसके बाद बिल्डर के साथ जो भी कम्युनिकेशन है या फिर होगा वो फर्दर होगा। बट अब जो है 100% श्योरिटी आप बोल सकते हो कि नहीं आएगा, क्योंकि LOI का मतलब ही ये है कि बिल्डर ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि जी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अफोर्डेबल के लिए। अब वो सीनियर लिविंग का प्लान कर रहे हैं, और शायद रेट भी आपको पता होगा। नहीं, और एक बात है, ये तो फिर टेंशन की बात हो गई। अब बहुत जो लोग वेट कर रहे थे इतने दिन से, अब वो कहाँ इन्वेस्ट करें? लाइक जो अफोर्डेबल में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कौन से अफोर्डेबल आ रहे हैं अभी? अगर आने वाली बात करें तो आ रहे हैं, आपका रेवाड़ी में आ रहा है एक सेक्टर 22, एक सोना साइड आ रहा है सेक्टर 25, एक सेक्टर 7 वाला जो आ रहा है, बट वो भी थोड़ा डाइसी हो रहा है मामला कि वो शायद आए या ना आए। अभी रिसेंट में अपडेट पता चला था कि वो भी शायद चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक और जो प्रोडक्ट था उनका सेक्टर 36 में आना था, वो भी उन्होंने बिल्डर ने अपना थोड़ा सा कम्युनिकेशन चेंज कर दिया था। और इसके अलावा तो मतलब यार फिर तो ये मतलब 30 लाख वाला तो सपना ही रह जाएगा फिर। अब ऐसे सपना ही रह जाएगा, क्योंकि सब सारी जो मतलब कि सबकी आशा, मतलब कि आंखें टिकी हुई थी या नजरें टिकी हुई थी वो वॉल पे थी कि लास्ट अफोर्डेबल है, ट्राई करते हैं। वॉल के लिए तो यार मैं अफोर्डेबल नहीं करती हूँ निर्देश भाई, बस मैंने एक इन्फॉर्मेशन वीडियो डाला था और मुझे इतनी क्वेरी आई है, बस आप पूछो ही मत। फॉरवर्ड कर दिया करो, मैं अब कर दूंगी। आपको पता यार, मैं तो आपको पता है बातचीत भी हमारी हो चुकी थी कि कुछ आएगा तो मैं दे दूंगी, बट अब है ही नहीं तो कोई क्या ही करेगा। अब और गुड़गांव की अगर अपन बात करें तो गुड़गांव में जस्ट एक्सटेंशन आएंगे, न्यू प्रोडक्ट कोई लॉन्च नहीं भाई। अगर मैं एक बार वीडियो के बीच में सॉरी आपको इंटरप्ट करके बोल रही हूँ, निर्देश भाई से कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर आप अफोर्डेबल में चाहते हैं। अगर मतलब डायरेक्ट आप नहीं कर पा रहे तो मुझे नंबर भेज दीजिएगा, मैं पर्सनली निर्देश भाई को आपका नंबर दे दूंगी और ये आपको एक्सप्लेन कर देंगे अफोर्डेबल के बारे में, ठीक है? कोई इशू नहीं है मेरे। अच्छा एक बात और बताइए, कैसे जज करें कि कौन सा अफोर्डेबल सही है और कौन सा नहीं है? मैडम सही और गलत की अगर हम एक डेफिनेशन में आप बोलो तो अफोर्डेबल को आप आज जज नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ बिल्डर। रीज़न इज़ कि बिल्डर की कोई वो ही नहीं रह गई, क्योंकि बिल्डर के ऊपर तो रूल्स एंड रेगुलेशंस ही इतने लग गए कि उसको तो वो करना ही पड़ेगा। अच्छा। एग्जाम्पल बताता हूँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राइजोनिक सोलिटियर, फर्स्ट प्रोडक्ट, लेकिन कंस्ट्रक्शन जाके देखो माइवन हो रही है, बहुत तगड़ी फिनिशिंग है। अच्छा। जिसने भी ले रखा है लिटरली कमा के निकलेगा, बहुत तगड़ा वाला। सेम एज इट इज, ये अंडर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं? सेम एज इट इज राजविक सेक्टर 79 के अंदर, और सेक्टर 79 के अंदर एक ट्रू हैबिटेट। इन बिल्डर्स को आप शायद जानते भी नहीं होंगे, शायद आपके व्यूअर भी नहीं जानते मैंने होंगे। तो सुन रखा। हाँ, इन पता नहीं। हाँ। अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ मैं जानता हूँ। ठीक है, तो वो फर्स्ट प्रोडक्ट है उनके, लेकिन आप जाके एक बार कंस्ट्रक्शन देख लो और फिर उसके बाद आप बता देना कि फर्स्ट है क्या उनका। रीजन इज क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए, आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेंज हो गई, आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो इम्प्रूव कर दी। अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, पॉलिसी स्टार्टिंग में पूरी प्रॉपर नहीं होती, लेकिन जो अमेंडमेंट्स आते हैं उसके हिसाब से प्रॉपर होती चली जाती है। तो आज बहुत ही हायर लेवल पे फिनिशिंग आ गई है अफोर्डेबल पॉलिसीज़ में, सो दैट कोई बिल्डर जो है करना चाहे तो अपफ्रंट तो कुछ नहीं कर सकता, बाकी बैकग्राउंड में तो बहुत कुछ सही बात है। अच्छा एक बात और, अभी बात करते करते याद आया, मेरे सवाल तो ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, बट स्टिल अभी पीछे फॉरेस्ट डेवलपर का सोना में जो प्रोजेक्ट आया था उसमें थोड़ा इशू चल रहा था एंड लोग थोड़ा टेंशन में भी थे कि जो रिफंड उनको कैसे मिलेगा या जो भी प्रोसीजर था उसका क्या रहा, मतलब वो क्यों हुआ, किस तरीके से क्या प्रॉब्लम आई वहाँ पे? वहाँ पे अब अगर आप मार्केट की सुनोगे तो कहेगा कि जी बिल्डर ने ये कर दिया वो कर दिया,
बट ऑनेस्टली बताऊं, बिल्डर के पास पहली प्रोसीजर है ही नहीं। पूरी की पूरी प्रोसीजर जो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यानी टीसीपी के पास है। ओके। उनको ड्रॉ करवाना होता है, सब कुछ करवाना होता है। बिल्डर के पास अमाउंट कब जाती है, जब आपकी अलॉटमेंट हो गई। तो उसके बाद जो भी विनर्स हैं और वेटिंग लिस्ट वाले हैं, वेटिंग की भी अमाउंट नहीं जाती, बुकिंग अमाउंट की बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं जाती, सिर्फ विनर्स की अमाउंट वहाँ पे ट्रांसफर होती है सिर्फ। ओके। अब उसके अंदर जो मतलब अमाउंट गई उनके पास, तो उसके बाद बंदा वर्किंग करेगा या फर्दर प्रोसेस करेगा, लेकिन वहां तक वो प्रोसीजर पहुंचा ही नहीं। ओके। तो आप कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि बिल्डर की कमी है, हाँ। बट हम काम करते तो हमें पता है कि बिल्डर पे तो वो चीज़ थी नहीं। भाई टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के सॉफ्टवेयर में जो भी ग्लिच आया या XYZ रीजन रहे, बट बिल्डर पे नहीं थी वो तो चीज़। आपके हिसाब से ये जो रिफंड आना था वो लोगों को आ चुका है? रिफंड मैडम 89% या 90% आ चुका है, और अभी भी 10% बचा हुआ है। वो क्यों बचा हुआ है, क्योंकि मेरे पास आज भी कॉल आते हैं कि मेरा रिफंड करवा दो। ओके। तो जिनका सब कुछ ठीक था, ओके था, उनका भी रिफंड आ गया, या फिर बाद में जिन्होंने, कुछ लोगों ने मेरे से ली या किसी और से सर्विस लेके जो है वो रिफंड के लिए वर्किंग कर ली, तो उनका तो आ गया। लेकिन अभी तक भी उन लोगों का नहीं आया है जिन्हों को या तो पता नहीं है या फिर उन्होंने कुछ मिस्टेक कर रखी है, एरर रखी है। तो वो 5-10% लोग आज भी बचे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास रोज़ 1-2 कॉल तो ऑलमोस्ट आ लेती है कि मेरा फॉरेस्ट का रिफंड आज भी अटका ही हुआ है कि नहीं आया है। मुझे तो लगा कि अभी तक वो केस जो चल रहा था वो अभी भी चल रहा है, तो वो वाली वर्किंग है। तो ये वाली चीज़ है। तो 90% आप बोल सकते हो कि आ गया है। ये 10% जो लोग बचे हुए वो या तो अवेयर नहीं है, या फिर वो कहीं बाहर हैं, या ऐसे कोई। अच्छा, एक बात और, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, और ये आई बिलीव लोग बहुत कंफ्यूज हैं। लोगों के पास ना जो भी अफोर्डेबल होता है ना यार, बहुत सारे कॉल पहुंच जाते हैं कि जी आप इतना प्रीमियम दो, मैं आपकी यूनिट निकलवा दूंगा। ये जनरली होता है, और लोग देने को भी राजी हैं, क्योंकि 2-2 लाख रुपए देके, 3-3 लाख रुपए देके उनको क्या लग रहा है, उनको यूनिट निकल रही है। तो इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है? क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, या क्या है, प्रीमियम दे या ना दे, या MQ यूनिट्स के लिए प्रीमियम देते हैं लोग? तो वो फंडा थोड़ा क्लियर कर दीजिए। मैडम ऑनेस्टली बताऊं, ये जो ड्रॉ में निकलने वाली है, एक शब्द में तो नहीं होता, ठीक है। ओके। लोग टोटली फेक कमिटमेंट्स करते हैं। वो फिर वो करते हैं कि जी मेरा जितना कॉन्फिडेंस आई है मैं उतनी अमाउंट चार्ज करके सामने वाले से ले, फिर बोले निकल आया तो बोले सर हमारी थी सारी कारस्तानी, हमने करवा दिया। हाँ। तो जिनका निकल आया तो उसको तो विश्वास हो गया, ट्रस्ट हो गया अंदर से कि भाई हाँ इस बंदे ने निकलवा दिया मेरा। हाँ। और जिनका नहीं निकलता उनका, अगर इसमें भी 2 टाइप के लोग होते हैं कि अगर बंदा सामने वाला पूरा रिफंड देने वाला है तो वो उसको रिफंड कर देता है एक बार में, नहीं तो लोगों की जुतियां घिस जाती हैं लिटरली कि भाई बंदा चक्कर काट रहा है अगले के ऑफिस के कि दे दो, और सबसे बड़ी अमाउंट बी पार्ट रहता है। तो आपको पता है, मुझे पता है, वो ना वो लेके ना तो सिस्टम के पास जाने के लिए रहता है, ना किसी और के पास जाने के लिए, तो वो चक्कर काटने के लिए उस भाई के पास। मेरी ना रिक्वेस्ट है सबसे, ये जो निर्देश भाई ने इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताई, आप किसी की बातों में मत आइए। अगर आपको अफोर्डेबल के बारे में कुछ भी जानना है, भरना है, क्या भरना है, एक मिनिमल सी फीस है भाई की, जो भी आप पे करो और सही तरीके से भरो, ताकि भाई भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि हाँ जी मैंने भरवाया है तो मैं करा के दूंगा इस चीज को। राइट। बिल्कुल मैडम, आज की डेट में जैसे वॉल 92 की बताता हूँ मैं आपको, मैंने बहुत सारे लोगों को सर्विस प्रोवाइड की, लेकिन आज भी किसी एक सिंगल बंदे का आप मेरे खिलाफ कोई मैसेज या कोई कुछ दिखा दो, नहीं आता। रीजन इज कि मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली वो पूरी करी। जैसे ही मुझे इंटीमेशन मिला कि जी नहीं आ रहा, मैंने मार्केट की नहीं मानी कि नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि बिल्डर कुछ कहना ही नहीं चाह रहा, बिल्डर अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट ही नहीं दे रहा कि भाई मैं ला रहा हूँ, नहीं ला रहा हूँ। आज जब बिल्डर की तरफ से LOI अप्लाई हुआ, मुझे दूसरे दिन अपडेट मिली है कि जी LOI अप्लाई हो गया। मैंने तुरंत जो है, जो मैंने एक ग्रुप बना के रखता हूँ मैं, जिनको भी सर्विस प्रोवाइड कर, उनको तुरंत मैसेज छोड़ा है कि जी LOI अप्लाई हो गया है, अब नहीं आएगा। अब फर्दर जो है, जो भी लोगों को जिन्होंने सर्विस ली, तो भाई जिनको रिफंड की वर्किंग करनी है हम रिफंड के लिए करेंगे, फर्दर स्वैप करवाना है कोई दूसरा अफोर्डेबल में तो वो करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे ये समझ में आता है कि भाई सामने वाले ने मेहनत का पैसा दिया है और मैंने मेहनत का लिया है। बिल्कुल। तो जेन्युइन ईमानदारी से अपने सामने वाले को आंसर करो और खुश रहो। नहीं भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अगेन आई एम सेइंग कि कोई भी आपको बात करनी है अफोर्डेबल के लिए, आप निर्देश भाई से कीजिएगा। एंड निर्देश भाई, एक छोटी सी बात, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि अब मैं इस वीडियो का आपके साथ दूसरा पार्ट बनाना चाहती हूँ, आगे सुनना पहले। ठीक है। आप मुझे ये बताओ, क्या अफोर्डेबल में प्लॉट्स भी होते हैं? अफोर्डेबल में प्लॉट्स नहीं होते हैं, सिर्फ फ्लैट होते हैं। इस पॉलिसी के अंदर सिर्फ नहीं, मतलब अगर कोई 30-50 लाख रुपए में प्लॉट लेना चाहता है तो क्या ऐसा होता है?
मैम जो प्लॉट वाली है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, प्लॉट्स कभी भी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में नहीं थे। आज की डेट में जो आ रहे हैं प्लॉट्स, वो एक्सक्लूसिव प्राइवेट ड्रो के थ्रू सेल होते हैं। अच्छा। रेरा अप्रूव्ड मिल जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, बट अगेन आपको पॉलिसी के अंडर कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो क्यों? क्योंकि पॉलिसी के अंदर, और हाँ, सब लोगों के एक क्वेश्चन और होता है कि हाई राइज है या लो राइज है। तो अफोर्डेबल हमेशा हाई राइज मिलेगा rise होता है। और वैसी वर्किंग मिलती है, तो ये वाली चीज़ है। चलो ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है और थैंक यू। अगर कोई भी और सवाल है या आप चाहते हैं कि निर्देश भाई को हम दोबारा बुलाएं या कुछ और चीज़ आप जानना चाहते हैं, और अगर लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी तो हम उनको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। रिक्वेस्ट रहेगी कि मैडम के चैनल को यार सब्सक्राइब करो, फॉलो कर लो। मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।